हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल जीतन क्लासेस। एंड आज हम क्लास 12 का सेकेंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे। आपको क्लियरली नाम दिख रहा होगा, दैट्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। हमें ये करना है। एंड यस, आपको पता है कि सिलेबस में थोड़ी चेंजेस आए हैं, तो ऐसा नहीं है कि हर एक चैप्टर में पोर्शंस को डिलीट किए गए हैं। तो ये जो चैप्टर सेकेंड है, अकॉर्डिंग टू सीबीएसई बोर्ड, आप देख सकते हो, वैसे यही चैप्टर सेकेंड आपको आईसीएसई में मिलेगा, लगभग सेम सिलेबस है। तो ये जो चैप्टर सेकंड है, इस चैप्टर में कोई भी पोर्शन डिडक्ट नहीं किया गया है। इस पोर्शन, ये जो चैप्टर है आपको कंप्लीट पढ़ना है, इसमें कोई भी पोर्शन ऐसा नहीं है जो नहीं, सब आपको नहीं पढ़ना है। यू हैव टू स्टडी ऑल द लाइंस, ऑल द टॉपिक्स ऑफ दिस चैप्टर। ओके, तो स्टार्ट करने से पहले सेम रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर दो, एंड अपने फ्रेंड सर्कल में बताओ लोगों को दैट देयर इज अ फ्री स्टडी जोन ऑन जी10 क्लासेस, जहां आपको वीडियोस भी मिलेंगी, प्लस आपको हैंड रिटन पीडीएफ नोट्स भी अवेलेबल कराए जाएंगे। एंड आई होप कि आपको हमारी वीडियोस अच्छी लग रही होंगी। सो जस्ट स्टार्ट करते हैं आज हमारा सेकेंड चैप्टर, दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। जब हम लोग वेरी फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे थे, तभी हम लोग ये देखा था कि जो सिंपलर लोअर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, दे यूजुअली प्रेफर ए सेक्सुअल मोड, बट जैसे जैसे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाती है, हायर ऑर्गेनिजम्स की तरफ हम आते हैं, दे प्रेफर सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। तो प्लांट्स के केसेस में जो हायर प्लांट्स होते हैं, मोस्ट हायर प्लांट्स क्या होते हैं, हायर प्लांट्स में अगर हम जाएंगे तो हम वहां किंगडम यूज करते हैं। हायर में वैसे आपका जिम्नोस्पर्म्स एंजियोस्पर्म्स दोनों का आप ले सकते हो, बट एकदम हाईली कॉम्प्लेक्स में आपका एंजियोस्पर्म प्लांट्स आते हैं। एंजियोस्पर्म्स, ये जो एंजियोस्पर्म्स होते हैं ये फ्लावर बेयरिंग प्लांट्स होते हैं। These plants are flower bearing. So आपको मैंने जो वेरी फर्स्ट चैप्टर था उसमें भी बताया था कि अगर आप किसी भी सेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म की लाइफ साइकिल देखोगे तो उसमें आपको दिखेगा कि बर्थ होता है, बर्थ के पास एक ग्रोथ फेज चलती है जिसमें बॉडी अपने आप को फॉर द रिप्रोडक्शन डेवलप कराती थी। उसे आप इन केस ऑफ प्लांट्स वेजिटेटिव फेज बोलते थे, और उस वेजिटेटिव फेज से वो रिप्रोडक्टिव फेज में आती थी। ओके, तो एंजियोस्पर्म में क्या होता है कि अगर आपके पास मान लो एक एंजियोस्पर्म प्लांट रखा गया है और आपको बोला जाए कि आप टच नहीं कर सकते हो, आपको बस सिंपली देख के बताना है कि क्या वो अपने रिप्रोडक्टिव स्टेज में है या नहीं, तो आप क्लियरली देख के बता सकते हो। क्योंकि अगर उनमें फ्लावरिंग स्टार्ट हो गई है, फ्लावर के इनिशियल्स मौजूद हो गए हैं, फ्लावर प्राइमोर्डियम दिख रहा है, तो आप क्या बोलोगे, यस दे हैव व्हाट इज देयर रिप्रोडक्टिव फेज। फिर जैसे जैसे फ्लावर मैच्योर करता जाता है, उसके अंदर जो भी सारे पार्ट्स हैं वो भी मैच्योर करते जाते हैं, जिन्हें हमें डिस्कस करना है इसी वीडियो में, हमारा जो टारगेट है आज। ओके, तो उससे पहले हम ये देखते हैं कि इनिशियली होता क्या है। जब तक प्लांट अपने वेजिटेटिव फेज में, अब इतना आप मान लो कि हम स्ट्रिक्टली एंजियोस्पर्म्स की ही बात कर रहे हैं। ओके, तो जब तक प्लांट वेजिटेटिव फेज में होता है, तो वेजिटेटिव फेज से लेके फिर वो आता है कहाँ, रिप्रोडक्टिव फेज में, जहां पर वो रिप्रोडक्शन करेगा एंड न्यू प्लांट्स को बनाएगा। रिप्रोडक्टिव फेज में आने के लिए यहाँ कई सारे डेवलपमेंटल प्रोसेसेस चलते होंगे, तो हम यहाँ ये बोलते हैं कि कई सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं और इन्वायरमेंटल इंटरेक्शन होता है, जिसके थ्रू ये वेजिटेटिव फेज से रिप्रोडक्टिव फेज पे एंटर करता है। तो यहाँ कई सारे हार्मोनल चेंजेस आते हैं, और इन हार्मोनल चेंजेस का असर ये होता है कि अल्टीमेटली आपके स्टेम का कुछ हिस्सा, कंप्लीट स्टेम नहीं, ऐसा नहीं कि पूरी की पूरी स्टेम्स, जितनी भी स्टेम्स हैं वो सब एकदम मतलब फ्रॉम टिप टू टो मॉडिफाई होगी, नहीं ऐसा नहीं। स्टेम्स का जो एक्सिलरी पोर्शन होता है, जो टिप पोर्शन होता है, वो मॉडिफाई कर जाता है रिप्रोडक्टिव फेज में आने से पहले। या ये बोलो कि जो ये हार्मोनल चेंजेस हो रहे थे, मतलब वेजिटेटिव में क्या हो रहा था, उन्होंने प्रिपेयर किया, चीजें बनना स्टार्ट हो गई, रिप्रोडक्टिव में बन के तैयार हो चुकी है, अब बस रिप्रोडक्शन होना है। ओके, तो वेजिटेटिव फेज में जब हार्मोनल चेंजेस आते हैं, चेंजेस अल्टीमेटली ये होता है कि आपका जो स्टेम होता है वो मॉडिफाई कर जाता है, एंड वो मॉडिफाई करके क्या बनाता है, फ्लावर। एक्चुअल में फ्लावर कुछ और नहीं बल्कि मॉडिफाइड स्टेम ही है। स्टेम का जो जैसे ये आपकी स्टेम है, तो स्टेम के एंड पे आप देखते हो आपको फ्लावर्स देखने को मिल जाते हैं। तो ये आपका क्या हुआ,
ये आपका स्टेम जो है क्या कर गया, मॉडिफाई कर गया, किसमें, फ्लावर्स में मॉडिफाई कर गया। तो ये हार्मोनल चेंजेस जो होते हैं तो ये क्या करते हैं, फ्लावर्स को क्रिएट करते हैं, फ्लावर्स को डेवलप करते हैं, बनाते हैं। तो इनिशियली ऐसा तो नहीं है कि एकदम बड़ा सा फ्लावर आ जाता है। आप देखते हो, अगर आप अच्छे नेचर लवर हो, आपने प्लांट्स को बहुत गौर से देखा होगा, आपको दिखता होगा कि पहले इनिशियली बहुत छोटी छोटी बर्ड्स निकलती हैं, फिर वो धीरे धीरे ग्रो करती हैं, फिर एक कंप्लीट फ्लावर बन जाता है। तो वो जो इनिशियल स्टेजेस का फ्लावर होता है, वो जो इनिशियल स्ट्रक्चर्स होते हैं, वो इनिशियल स्ट्रक्चर जो कि फर्दर डेवलप करके एक कंप्लीट फ्लावर बनाते हैं, तो उन इनिशियल स्ट्रक्चर्स को अगर हम थोड़ा हाई लेवल के वर्ड्स को यूज करें, क्योंकि यस यू आर इन 12th, यू हैव टू यूज सम स्पेसिफिक वर्ड्स, सम हायर लेवल वर्ड्स। तो यहाँ पर क्या होगा, वो इनिशियल स्ट्रक्चर्स को हम फ्लोरल प्राइमोडिया बोल सकते हैं। फ्लोरल प्राइमोडियम, सिंगुलर है तो प्राइमोडियम बोलोगे, मोर देन वन है, प्लूरल है तो आप प्राइमोडिया बोलोगे। ओके, तो ये जो फ्लोरल प्राइमोडिया होते हैं ये फिर फर्दर डेवलप करते हैं फ्लावर। ओके, ये हो गया आपका फ्लावर का डेवलपमेंट, कि क्या है फ्लावर एंड कैसे वो डेवलप किया। अब अगर आप एक टिपिकल एंजियोस्पर्म फ्लावर को देखोगे तो उसमें आपको टोटल 4 अपेंडेजेस देखने को मिलते हैं। एक टिपिकल फ्लावर में आपको 4 अपेंडेजेस देखने को मिलते हैं। ये जो 4 अपेंडेजेस हैं वो 4 रोल्स में, 4 सर्कल्स में, एक तरह का सर्कुलर बनाकर अरेंज होते हैं। तो ये 4 अपेंडेजेस हैं क्या, ये 4 अपेंडेजेस बहुत बेसिक है, ऐसा नहीं है कि आपके लिए नया है। अगर आप फ्लावर को देखते हो तो आपको उसमें कुछ कलर वाले पार्ट्स दिखते हैं जिनको आप पेटल्स बोलते हो। ओके, उसी तरह से आपको उसमें नीचे कुछ पतली पतली ग्रीन लीव्स जैसी चीजें दिखती है, उनको सेपल्स कहते हो। उसी तरह से और भी बहुत सारी चीजें अंदर हैं। तो बेसिकली जो 4 रोल्स हैं वो 4 अपेंडेजेस क्या होते हैं। एक आपका होता है कैलिक्स, एक आपका होता है कोरोला, एक आपका होता है एंड्रोशियम, एंड योर फोर्थ वन इज gynoecium। ये हो गया आपके 4 अपेंडेजेस। कैलिक्स क्या है, कैलिक्स भाई सेपल्स, दैट ग्रीन कलर पार्ट, जो ग्रीन कलर की छोटी छोटी सी लीफ जैसा ही स्ट्रक्चर रहता है, ऐसे एकदम बहुत छोटे छोटे से रहते हैं। अगर मान लो ये आपका फ्लावर का कलर्ड पार्ट है तो यहाँ आपको ऐसे छोटे छोटे ग्रीन स्ट्रक्चर्स दिखते हैं। तो जो ये ग्रीन स्ट्रक्चर्स है इन्हीं को आप सेपल्स बोलते हो। एंड कोरोला आपका कलर्ड पार्ट होता है, दैट इज पेटल्स, एंड ये कलर्ड होता है। उसी तरह से आपका जो एंड्रोशियम होता है वो आपका मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, एंड आपका गाइनोशियम जो होता है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। अगर इन केस आपको ये लर्न करने में कंफ्यूजन हो जाती है कि एंड्रोशियम मेल होगा कि गाइनोशियम मेल होगा, तो याद रखना जी फॉर गर्ल होता है। तो गाइनोशियम क्या होगी, फीमेल पार्ट हो गई, एंड एंड्रोशियम क्या हो गया, आपका मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हो गया। तो यहाँ मैंने एक डायग्राम बना के रखा है एक टिपिकल फ्लावर का। क्योंकि देखो आपने पीछे ये भी पढ़ा हुआ है कि ऐसा जरूरी नहीं है कि फ्लावर, हर फ्लावर में आपके सारे पार्ट्स अवेलेबल हो। कुछ फ्लावर ऐसे होते हैं जिसमें सिर्फ मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, कुछ ऐसे होते हैं जिसमें सिर्फ फीमेल होता है, कुछ ऐसे होते हैं जिसमें दोनों मौजूद होते हैं, यूनिसेक्सुअल बायसेक्सुअल, मैंने आपको बताया था या दैट थिंग। तो लेकिन हमने यहाँ जो फ्लावर बनाया है, जो डायग्राम बनाया है फ्लावर का, वो ऐसा डायग्राम है कि एक बायसेक्सुअल फ्लावर को हमने ड्रॉ किया है, इसलिए ताकि हम सारे स्ट्रक्चर्स को देख लें कैसे वो अरेंज रहते हैं। तो आप क्लियरली देख सकते हो कि यहाँ पास मैंने बेस में थोड़ा सा स्वेलिंग पोर्शन बनाया है और वहां से मैंने इस तरह से कुछ लीफ लाइक स्ट्रक्चर किया है। ये क्या है, सेपल्स हैं, और ये कैसे होते हैं, ये ग्रीन कलर के होते हैं। ठीक, एंड ये जो बड़े बड़े फ्लोरल पार्ट्स हैं, दैट अट्रैक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर, अगर फ्लावर का सबसे अट्रैक्टिव पार्ट कोई होता है तो वो क्या होती है, उसकी पंखुड़ियां होती हैं जिन्हें हम पेटल्स बोलते हैं। तो ये आपके कलर्ड पार्ट होते हैं। उसी तरह से आप देख सकते हो कि बीच में एक वास्ट लाइक कोई स्ट्रक्चर है जो ऊपर से तो पतला है बट नीचे आके स्वेल कर गया है। तो ये जो स्ट्रक्चर है, दिस स्ट्रक्चर, दिस इज योर फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर।
ये है आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, जिसको हम क्या बोलते हैं, गाइनोशियम बोलते हैं। तो ये गाइनोशियम में क्या होता है, 3 पार्ट होते हैं। एक होता है सिटिंग प्लेटफॉर्म, जिसको स्टिग्मा कहा जाता है। सॉरी, मैंने यहाँ स्टाइल लिख दिया है, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। यहाँ स्टिग्मा लिख लो। एक प्लेटफॉर्म होता है, एक स्टिकी लैंड होती है, तो वो आपका है स्टिग्मा। एंड दिस, ये जो एक ट्यूब जैसा जा रहा है, ये होता है आपका स्टाइल। एंड जो बेसल स्वेलिंग पार्ट होता है, वो होता है आपका ओवरी। इसी ओवरी के अंदर आपका फीमेल एग पाया, ठीक। एंड आप देख सकते हो कि कुछ फिलामेंट्स हैं जिसके ऊपर कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बना हुआ है। तो ये जो फिलामेंट, इसे फिलामेंट ही बोलते हैं, एंड इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं एंथर। एंड ये एंथर, ये फिलामेंट मिला के जो ये स्ट्रक्चर बना रहे हैं, वो कुछ और नहीं बल्कि आपका एंड्रोशियम मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, ठीक। एंड आई होप कि आपको फ्लावर का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो क्लियर हो गया होगा। सो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो हमारा जो फर्स्ट टारगेट था, फ्लोरल स्ट्रक्चर या फ्लावर स्ट्रक्चर, वो हमने क्लियरली देख लिया है। और कैसे फ्लावर बनता है, कैसे उसकी डेवलपमेंट होती है, वो भी हमने देख लिया। तो अब हमें आना है स्टेमेंस पे। स्टेमेंस पे आने का मतलब क्या है, अब हम डिस्कस करेंगे एंड्रोशियम को। अगर आपसे कोई ये पूछे कि व्हाट इज द रोल ऑफ कैलिक्स एंड कोरोला, तो कैलिक्स एंड कोरोला का जो रोल है, इन्हें हम एक्सेसरी रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स बोलते हैं। कैलिक्स एंड कोरोला को, ये तो मेन रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स हो गए, बट दीज टू आर योर एक्सेसरी रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स। इनका फंक्शन ये होता है कि ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं टू द मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, जो कि इनसाइड लाया करता है। ओके दूसरा ये है कि ज्यादातर केसेस में आप देखोगे तो पेटल्स काफी कलरफुल होते हैं। तो ये कलरफुल होने का ये फायदा होता है कि दे आर एबल टू अट्रैक्ट सम एजेंट्स फॉर द पॉलिनेशन, जिन्हें हम पॉलिनेटर्स बोलते हैं। एंड पॉलिनेटर्स के बारे में मैंने नॉलेज आपको वीडियो में दे दी थी पहले ही, तो आई होप आपने देख लिया होगा, तो आपको ये पॉलिनेटर टर्म एकदम नया नहीं लगा होगा। इसीलिए जरूरी है कि आप सारे वीडियोस को साथ में, मतलब जैसे जैसे वीडियोस आती है आप उसे देखते जाओ, क्योंकि अभी क्या होगा कि हम उन्हीं वर्ड्स को यूज करेंगे जिन्हें हम पहले यूज कर चुके हैं। तो अब अगर हम बार बार उसी वर्ड की मीनिंग आपको बताते रह जाएंगे तो वीडियो मजीद लंबी होगी, जिसका कोई सेंस नहीं बनता। तो आप से कॉपरेट करने की उम्मीद है हमें, तो आप बस वीडियोस को देखते जाओ। तो ये जो पेटल्स होते हैं, ये क्या होते हैं, ये काफी अट्रैक्टिव होते हैं, एंड ये पॉलिनेटर्स को अट्रैक्ट करने में हेल्प करते हैं। तो ये जो आपके एक्सेसरी रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स थी ये दोनों, इनका फंक्शन बेसिकली यही होता है। फिर आपका आया मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो इस वीडियो में इंशाल्लाह पूरी कोशिश करेंगे कि आपका जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है उसे हम कंप्लीट कर लें, एंड नेक्स्ट वीडियो में हम फीमेल को डिस्कस करें। ओके सो आप स्क्रीनशॉट अगर लेना चाहते हो तो ले लो, ताकि मैं इसे इरेज कर सकूं। सो अब हम डिस्कस करेंगे मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर को। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ओके। तो जो ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, इसे हम क्या बोलते हैं, एंड्रोशियम बोलते हैं। ये एंड्रोशियम की यूनिट क्या होती है, यूनिट मतलब कि मतलब क्या चीजें हैं इसमें, ये किससे बना हुआ है। जैसे भी आपने देखा फ्लावर 4 चीजों को कंबाइन करके बना था, पेटल्स था, सेपल्स था, आपका मेल पार्ट था, फीमेल पार्ट था। उसी तरह से ये जो मेल पार्ट है, इसमें क्या मौजूद होता है, क्या यूनिट है, तो इसकी यूनिट होती है स्टेमेंस, ठीक है।
इन केस ऑफ यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स, अगर हम यूनिसेक्सुअल फ्लावर को कंसिडर करते हैं तो यूनिसेक्सुअल फ्लावर में या तो आपका मेल हो सकता है या तो आपका फीमेल हो सकता है। अगर वो मेल है तो इसका मतलब इसमें क्या हो गया, स्टेमिन्स होगा, एंड्रोशियम मतलब स्टेमिन्स होगा, और इन प्लांट्स को हम क्या बोल देते हैं, स्टेमिनेट। ये जो फ्लावर्स होंगे या जो प्लांट होगा वो क्या हो जाएगा, स्टेमिनेट प्लांट या फिर स्टेमिनेट फ्लावर आप बोल सकते हो। इन द सेम सेंस हम फीमेल का भी देखेंगे कि वहां क्या टर्म यूज करते हैं, तो फिलहाल हम मेल पे ही स्टिक करते हैं। तो स्टेमिन्स जो होते हैं वो दो पार्ट से मिलके बना होता है, मतलब स्टेमिन का अगर स्ट्रक्चर देखा जाए तो उसमें दो हिस्से में वो डिवाइडेड है। वो दो हिस्सा क्या है, एक आपका होता है फिलामेंट, अभी आपने देखा था, एंड एक आपका होता है एंथर्स। ठीक इसका अगर थोड़ा सा डायग्राम बड़ा करके बनाना चाहें तो कुछ इस तरह से फिलामेंट होता है। फिलामेंट वर्ड का मतलब क्या होता है, ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कुछ है, कुछ स्ट्रैंड है, उसी को आप फिलामेंट बोलते हो। एग्जैक्टली सेम एक स्ट्रैंड की तरह रहता है, और उसके ऊपर कुछ ऐसा स्ट्रक्चर मौजूद रहता है। एंड क्योंकि डायग्राम में बना पाना पॉसिबल नहीं है, तो आपको थोड़ा इमेजिन करना पड़ेगा कि जो ये फिलामेंट होता है वो लॉन्गिट्यूडनली इसको पास करता है। मतलब इसको अगर पलट के देखो तो पीछे की तरफ आपको दिखेगा कि अगर ये आपका इमेजिन करो एंथर है और ये इसका फ्रंट पोर्शन है जिसको मैंने बनाया है, तो उसके पीछे की तरफ इज एग्जैक्टली फ्रॉम दिस इसका जो फिलामेंट होगा वो लॉन्गिट्यूडनली इसे पास आउट करेगा, इसे पास करता है। ठीक, ये आंसर हो गया। क्वेश्चन ये है कि ये दो स्ट्रक्चर मैंने आंसर के ऐसे क्यों बनाए, ये एक सिंगल ही आंसर है, और आंसर जनरली क्या होते हैं, बायलोब होते हैं। लोब मतलब आपको पता होगा कि जैसे आप लीवर में पढ़ते हो, लीवर के लोब्स होते हैं, वैसे आंसर दो हिस्से में डिवाइडेड होता है और इन्हें हम बोलते हैं लोब्स। तो जनरली क्या होता है, जो आंसर्स होते हैं वो बायलोब होते हैं। ओके, जनरली मैं लिख दे रही हूँ। ठीक है, अभी हम जो केस हम लोग अकॉर्डिंग टू द 12th सिलेबस डिस्कस करेंगे वो हम सिलेबस के अकॉर्डिंग चलने वाले हैं। बट अभी जब आप थोड़ा सा अपने लेवल को बढ़ाओगे, इंशाल्लाह हम लोग बढ़ाएंगे, जीटेट के साथ जरूर बढ़ाएंगे, बट एक बार सिलेबस कंप्लीट होने के बाद तो आपको ये देखने को मिलेगा कि कुछ ऐसे स्पीशीज भी हैं, कुछ ऐसे जेनरा भी हैं जहाँ पास एंथर बायलोब नहीं बल्कि टेट्रालोब भी देखने को मिलता है या कुछ और भी होता है। ठीक है, तो ये जो एंथर होता है, इस एंथर में फर्दर अंदर की तरफ और स्ट्रक्चर्स मौजूद होती है, इससे आप क्या बोलते हो, फिलामेंट बोलते हो। ठीक, तो अगर हम इस एंथर को यहाँ से काट लें, काट के इसका और थोड़ा सा बड़ा स्ट्रक्चर बना है, तो ये कुछ इस तरह से दिखता है हमें। मतलब एग्जैक्टली डिवीजन नहीं रहता यहाँ पास, बट मैं थोड़ा सा डॉट से बना दे रही हूँ ताकि आपको एक डिवीजन जैसे समझ में आए। तो होता क्या है कि यहाँ पे ये है आपका एंथर का थोड़ा सा मॉडिफाइड स्ट्रक्चर, मॉडिफाइड इन द सेंस कि मैंने इस एंथर को लिया और उसे थोड़ा सा बड़ा करके बनाया है, कट करके बनाया है। तो अगर उसका आप ये स्ट्रक्चर देखोगे तो आपको ये दिखेगा कि एक लोब में, ये एक लोब हो गया, ये सेकेंड लोब हो गया, तो एक लोब में आपको टू थीका दिखाई देता है, टू कैविटीज दिखाई देती हैं जिसे हम थीका बोल रहे हैं। तो ये क्या हो गया, डाइथीकस हो गया। तो ये क्या है आपका, थीका है, ये क्या है आपका, थीका है। तो इसीलिए कहा जाता है कि जनरली जो एंथर्स होते हैं वो बायलोब्ड होते हैं एंड डाइथीकस होते हैं, डाइथीकस होते हैं। तो ये बायलोब्ड हुए इनका एक स्ट्रक्चर हुआ, एंड साथ ही में एक फीचर और क्या होगा, डाइथीकस होना। एंड ये जो डायथीकस स्ट्रक्चर है, इन डायथीकस स्ट्रक्चर के अंदर आपका मौजूद होता है, इसमें आपका मौजूद रहेगा क्या, माइक्रोस्पोरेंजियम। माइक्रोस्पोरेंजियम क्या होता है, एक सैक होता है जिसमें माइक्रोस्पोर्स पाए जाते हैं, जिसे फर्दर हमें डिस्कस करना है। और इन थीका में क्या रहेगा आपका, माइक्रोस्पोरेंजियम रहेगा। आई होप कि अगर मैं यहाँ ऐसे एरो बना के लिख दूं तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। माइक्रोस्पोरेंजियम होता है, ये क्या है, ये आपका पॉलन सैक है, पॉलन सैक्स। ठीक है, तो आप देख रहे हो कि एक एंथर में दो लोब होते हैं। ओके,
और एक लोब में 2 थीका होते हैं और इस एक थीका में एक माइक्रोस्पोरेंजियम होता है। तो नेट माइक्रोस्पोरेंजियम कितने हो गए? 4 हो गए। तो आप यहां लिख लो टेट्रा माइक्रोस्पोरेंजियम। ये क्या है आपका? टेट्रा माइक्रोस्पोरेंजियम। मतलब जनरली आपके आंसर्स बायलोब, डायथीकस एंड टेट्रा माइक्रोस्पोरेंजियम होते हैं। एंड माइक्रोस्पोरेंजियम कुछ और नहीं बल्कि आपका क्या है? पॉलन सैक है। एंड पॉलन सैक में क्या पाया जाएगा? पॉलन्स पाए जाएंगे। ठीक। तो माइक्रोस्पोरेंजियम के स्ट्रक्चर को फर्दर हमें डिटेल में देखना है। तो हमारा जो सेकंड टारगेट था स्टेमन्स के स्ट्रक्चर को देखना, वो हमने क्लियरली देख लिया। होता क्या है, जब इनिशियली प्लांट डेवलप करके अपने रिप्रोडक्टिव फेज में आता है तो वो हाइड्रेटेड फॉर्म में रहता है। ठीक है। तो ये जो आपका एंथर है वो हाइड्रेटेड फॉर्म में है। यहाँ पे जो माइक्रोस्पोरेंजियम है इसके अंदर जो पोलन ग्रेन्स बनकर आएंगे वो एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं। ऐसा नहीं कि वो एकदम फ्री रहते हैं, वो एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं। प्लस वो जो माइक्रोस्पोरेंजियम की वॉल है उससे भी थोड़ा बहुत अटैच रहते हैं। तो होता क्या है कि जब फ्लावर्स मैच्योर कर जाते हैं तो जो ये एंथर होते हैं वो डिहाइड्रेट करते हैं। एंथर्स क्या कर जाते हैं? डिहाइड्रेट करते हैं आफ्टर मैच्योरेशन। जब एंथर आपका कंप्लीटली मैच्योर हो जाता है, मैच्योर होने का मतलब यहाँ क्या है कि कंप्लीटली आपके मैच्योर पॉलन ग्रेन्स बन जाते हैं। तो एंथर आपका डिहाइड्रेट कर जाता है एंड तब उसके बाद जो आपके माइक्रोस्पोर्स हैं, दैट इज पॉलन ग्रेन, जो आपके माइक्रोस्पोर्स हैं वो डिस्पर्स कर जाते हैं। डिस्पर्स मतलब आपको पता होगा डिस्पर्स मतलब क्या होता है? फैल जाना। जैसे ये इमेजिन करो, ये है इसके अंदर पॉलन ग्रेन भरे हुए होंगे, जैसे ये सूखेगा ये झड़ना स्टार्ट हो जाएगा तो इसके अंदर जो भी पॉलन ग्रेन्स होंगे वो बाहर निकल आएंगे और वो फैल जाएंगे। अब वो डिपेंड करता है कि वो किस मीडियम में गिरा है। इमेजिन करो ये जो फ्लावर था वो विंड में था, विंड में इन द सेंस कि जो फ्लोरल पार्ट था वो ऐसा था कि वो विंड में है, विंड में फ्लोट करने वाला। तो अगर ये शट डाउन करेगा तो वो विंड मीडियम में गया। अब वो विंड के थ्रू जहां भी उसको जाना होगा, ये सब फर्दर हमें डिस्कस करना है। अगर ये एक्वेटिक मीडियम में गिरा है तो वाटर में गिरा होगा, फिर वाटर के थ्रू वो फ्लोट करेगा। इन सारी चीजों को हमें आगे देखना है। सो आपको स्टेमिन का स्ट्रक्चर क्लियर होना चाहिए। तो आप स्क्रीनशॉट ले लो। अभी आपने पढ़ा कि आपका जो मेल स्ट्रक्चर है दैट इज स्टेमेन, उसमें एंथर था। एंथर में 2 लोब थे। एक लोब में 2 थीका था और एक थीका में एक माइक्रोस्पोरेंजियम था। तो ये माइक्रोस्पोरेंजियम है उसका स्ट्रक्चर हमें अब देखना है कि एग्जैक्टली माइक्रोस्पोरेंजियम दिखता कैसे है। ठीक है। अब हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो इस वीडियो का क्या था? माइक्रोस्पोरेंजियम। तो बस स्टार्ट करते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम को हम लोग। माइक्रोस्पोरेंजियम जो होता है ये एक्चुअली में इसमें कई सारी लेयर्स मौजूद होती है। इसका आप एक बड़ा सा स्ट्रक्चर बना के मैं दिखाती हूँ आपको। वो स्ट्रक्चर बस देख लोगे तो आपको इसका जो स्ट्रक्चर है वो एकदम क्लियर हो जाएगा। मतलब ऐसा कुछ टफ नहीं है कि आपको समझने में दिक्कत होगी। ये चैप्टर ओवरऑल अच्छा ही है। इनफैक्ट पूरी बायोलॉजी अच्छी है, बस थोड़ा सा आपको पेशेंटली पढ़ना है और बस वीडियो को देखते जाना है, नोट्स को पढ़ते जाना है, टेक्स्ट बुक को क्लियर करते जाना है। कोई भी डाउट है आपको फौरन से पूछना है कमेंट में। वी इंश्योर यू दैट हम जरूर रिप्लाई करेंगे। okay? तो इस तरह से कुछ रहता है। जैसे इमेजिन करो आपका ये दोनों लोब रहा होगा आंसर का। ये एक थीका होगा, ये दूसरा थीका होगा, ये तीसरा होगा, ये चौथा होगा। यहाँ एक माइक्रोस्पोरेंजियम मतलब आपका माइक्रोस्पोरेंजियम होगा, ये माइक्रोस्पोरेंजियम होगा। ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, इसमें एक लेयर पाई जाती है, वेरी फर्स्ट लेयर। तो ये जो वेरी फर्स्ट लेयर है इसे बोला जाता है एपिडर्मिस। जैसा मैं ऊपर बना रही हूँ एग्जैक्टली वही चीजें आपको नीचे वाले लेयर में भी बनानी है। सो मैं नीचे नहीं बना रही हूँ। तो ये जो वेरी फर्स्ट लेयर है इसे बोला जाता है एपिडर्मिस।
उसके बाद आपकी एक और लेयर होती है और थोड़ी सी थिकर सेल्स होती है, अगर कंपेयर किया जाए उन्हें एपिडर्मिस से तो ये काफी थोड़ा थिक होती है और इन्हें बोला जाता है एंडोथीशियम लेयर। एंडोथीशियम लेयर। फिर उसके बाद एक लेयर होती है और वो, जैसे ये आपकी क्या थी, सिंगल लेयर थी, ये सिंगल लेयर थी। अब जो एक लेयर होती है वो 2 to 3 लेयर्स होती है। तो हम उसे बनाने की कोशिश करते हैं। पहली लेयर, दूसरी लेयर, हम तीसरी नहीं बना रहे हैं क्योंकि अकॉर्डिंग टू द डायग्राम फिर बहुत सारी जगह चाहिए होगी। तो ये हो गया आपका फर्दर लेयर्स। तो जो ये लेयर्स हैं इन्हें बोलते हैं मिडिल लेयर। अगर मिडिल लेयर में 2 to 3 सेल्स की लेयरिंग होती है, ये आपका क्या हो गया, मिडिल लेयर हो गया। ठीक। एंड इस मिडिल लेयर के अंदर एक सेल लेयर और मौजूद होती है एंड वो सेलुलर लेयर काफी मतलब ऐसी रहती है कि उसके जो न्यूक्लियस होते हैं उसमें डेंस साइटोप्लाज्म पाया जाता है। ये जो आपका सेल है एग्जैक्टली लाइक दिस। सो ये आपका बना टेप्टम। ठीक। एंड इसके अंदर, टेप्टिम के अंदर यहाँ कुछ स्पेशलाइज्ड होमोजीनियस सेल्स होती हैं जो टिश्यू फॉर्म करेंगी और उस टिश्यू को हम बोलते हैं स्पोरोजीनियस टिश्यू। स्पोरोजीनियस टिश्यू। ठीक। ये तो हो गया स्ट्रक्चर। अब जो लेयर है उनका क्या फंक्शन है, उनकी क्या इंपॉर्टेंस है और ये स्पोरोजीनियस टिश्यू में क्या खासियत है, ये सारी चीजें देखना है। तो क्लियरली ये जो एपिडर्मिस होती है ये यूनी लेयर है। आप देख रहे हो क्लियरली डायग्राम मैंने यूनी लेयर बनाया है। आई एम रियली सॉरी दैट टुडे आई फॉरगॉट टू ब्रिंग अ डिफरेंट कलर। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो से वो यूज करूंगी। तो ये आपका हो गया एपिडर्मिस और ये आपका होता है यूनी लेयर। देन एंडोथीशियम भी आपका होता है यूनी लेयर। बट खासियत ये है कि यहाँ की जो सेल्स होती हैं वो थोड़ी थिक होती है, थोड़ी थिक एंड होती है एज कम्पेयर टू योर एपिडर्मल। फिर आपकी होती है मिडिल लेयर। ये अभी आपने देखा कि ये यूनी लेयर नहीं होती बल्कि 2 to 3 सेल लेयर होती है इसमें। तो ये जो 3 लेयर है, एपिडर्मिस, एंडोथीशियम एंड मिडिल लेयर, इन तीनों का कंबाइंड जो रोल है वो ये है कि वो अंदर डेवलपिंग स्पोरोजीनियस टिश्यूज को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करें। तो जो शुरू की 3 लेयर्स थी, योर एपिडर्मिस, एंडोथीशियम एंड मिडिल लेयर, ये क्या करती है, प्रोटेक्शन करती है इसका, स्पोरोजीनियस टिश्यूज का। तो ये तो इन तीनों का काम क्या हो गया, प्रोटेक्शन। तो प्रोटेक्शन जो है टू द डेवलपिंग स्पोरोजीनियस टिश्यूज वो किससे मिलती है, एपिडर्मिस से एंड एंडोथीशियम से एंड मिडिल लेयर से। ओके। नाउ हमारा सेकंड क्या था, उसके बाद क्या था, टेप्टम था। तो ये टेप्टम क्या करता है, टेप्टम की जो सेल्स होती हैं जनरली, टेप्टम जो लेयर है उसकी जो सेल्स होती हैं जनरली वो आपकी यूनी न्यूक्लिएट भी हो सकती हैं, बाय भी होती हैं एंड मल्टी न्यूक्लिएटेड भी होती हैं। मल्टी न्यूक्लिएटेड हो सकती हैं, यूनी हो सकती हैं, बाय हो सकती हैं। ठीक। यूनी काफी कम रहती हैं और प्लस इनमें डेंस साइटोप्लाज्म पाया जाता है। डेंस साइटोप्लाज्म मतलब क्या, देखो डेंस साइटोप्लाज्म कभी भी अगर जनरली सेल्स में कहीं मिले तो ये समझ लेना कि वो सेल शायद कहीं न्यूट्रिशन में कुछ परफॉर्म करे, मतलब किसी और सेल को वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रही हो या खुद अपने आप को न्यूट्रिशन दे रही हो। तो टेप्टम क्या है, उसमें डेंस साइटोप्लाज्मा है, फूड रिजर्व है यहाँ पास। तो ये जो डेंस साइटोप्लाज्मा की वजह से टेप्टम का काम होता है नरिशमेंट प्रोवाइड करना। नरिशमेंट, तो जो नरिशमेंट है टू द स्पोरोजीनियस टिश्यूज वो कौन देता है, वो देता है आपका टेप्टम। अब क्या बना, अब सिर्फ बचा आपका स्पोरोजीनियस टिश्यूज। तो ये जो स्पोरोजीनियस टिश्यूज हैं इसी में कुछ स्पेशलाइज्ड सेल्स होती हैं। ये जो स्पोरोजीनियस टिश्यूज में इसमें कुछ सेल्स होती हैं वो डिफ्रेंशिएट कर जाती हैं और वो डिफ्रेंशिएट करके क्या करती हैं, वो माइक्रोस्पोर मदर सेल बना लेती हैं
माइक्रोस्पोर मदर सेल का फिर फर्दर डिवीजन होता है, मियोटिक डिवीजन होता है, और वो हैप्लॉइड गैमेट्स बनाते हैं या वो फर्दर डिवाइड करते हैं, मतलब मियोटिक डिवीजन करके। तो ये चीज अभी आपको देखना है। तो स्पोरोजीनियस टिश्यूज को फर्दर हमें आगे भी देखना है। तो आप अगर ये डायग्राम का स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लो। तो आपने माइक्रोस्पोर एंजाइम का स्ट्रक्चर देखा, एंड उस स्ट्रक्चर में आपने ये देखा कि उसमें लेयरिंग मौजूद थी, एंड लेयरिंग के साथ अंदर एक स्पेशलाइज्ड टिश्यूज मौजूद थे जिन्हें हमने स्पोरोजीनियस टिश्यू बोला। तो ये जो स्पोरोजीनियस टिश्यूज हैं, इनमें होमोजीनियस सेल्स मौजूद होती हैं, सेम स्ट्रक्चर रहता है, मॉर्फोलॉजिकली एकदम आइडेंटिकल होती हैं। ओके, कॉम्पैक्टली अरेंज रहती हैं, ऐसा नहीं है कि उनमें बहुत ज्यादा सेलुलर गैप रहता है, कॉम्पैक्टली अरेंज रहती हैं एक दूसरे से। और इन्हीं सेल में क्या होता है, डिफ्रेंसिएशन हो जाता है। आपको मैंने पीछे भी वीडियो में बताया था कि जब सेल डिवाइड करती है तो वो सेल नंबर को बढ़ाती है, एंड जब सेल डिफरेंशिएट करती है तो वो कोई एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करने लग जाती है। तो यहाँ पास क्या होता है, जो स्पोरोजीनियस टिश्यूज की जो सेल्स हैं, जो होमोजीनियस सेल्स हैं, उन सेल्स में क्या होता है, डिफरेंशिएशन होता है, एंड देन दे अटेन द एबिलिटी टू अंडरगो मियोटिक डिवीजन, एंड मियोटिक डिवीजन करके वो क्या करेंगे, गैमेट्स बनाएंगे। ठीक है, और यहाँ क्वेश्चन ये उठना चाहिए कि स्पोरोजीनियस टिश्यूज की जो सेल डिफरेंशिएट कर रही हैं गैमेट्स बनाने के लिए, वो मियोटिक डिवीजन ही क्यों कर रही हैं। हालांकि ये चीज मैंने पहले ही क्लियर कर दी थी, बट स्टिल एक बार मैं आपको फिर से रिकॉल करा दे रही हूँ कि आपका जो एंजियोस्पर्म है वो डिप्लॉयड होता है। ओके, और आपको बनाना क्या है, गैमेट्स बनाना है, और गैमेट्स का ये यूनिवर्सल ट्रुथ है कि वो क्या रहेंगे, हैप्लॉइड रहेंगे। सो अगर डिप्लॉयड कंडीशन को आपको हैप्लॉइड में कन्वर्ट करना है तो जो सेल होती है वो क्या करेगी, मियोटिक डिवीजन ही करेगी, जिसे हम रिडक्शनल डिवीजन भी बोलते हैं। तो इसलिए यहाँ पास अब ये क्वेश्चन नहीं होना चाहिए कि मियोटिक डिवीजन ही क्यों हो रहा है। नाउ अब हमें ये देखना है कि होना क्या है। ये जो आपकी होमोजीनियस सेल्स हैं उनका क्या हो रहा है, सेलुलर डिफरेंशिएशन, एंड वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, वो कन्वर्ट हो जाएंगे माइक्रोस्पोर मदर सेल में। अंडरगोज सेलुलर डिफरेंशिएशन एंड फॉर्म माइक्रोस्पोर। देखो माइक्रोस्पोर एंजियम था ना, तो माइक्रोस्पोर आया, माइक्रोस्पोर मदर सेल। ओके, ये जो माइक्रोस्पोर मदर सेल बना है, हम इसको MMC भी कर सकते हैं, कैपिटल M कैपिटल M एंड कैपिटल C। सो हम पूरा नहीं लिखेंगे, अब MMC ही यूज करेंगे। तो ये हुआ आपका माइक्रोस्पोर मदर सेल। मतलब ये जो माइक्रोस्पोर मदर सेल हैं, इनका क्या होने वाला है, रिडक्शनल डिवीजन विच इज मियोटिक डिवीजन। एंड आपको पता है कि जब एक सिंगल सेल को आप रिडक्शनल डिवीजन कराते हो तो आपको 4 डॉटर सेल्स मिलती हैं। ठीक, 4 सेल्स मिल गई। तो ये जो 4 सेल होती हैं वो अपने आप को कुछ इस तरह से अरेंज करती है कि वो टेट्राड बना लेती हैं। टेट्राड का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है। ये 3 है, चौथा दिख नहीं रहा होगा, चौथा इन तीनों के फेस के पीछे होगा। ओके, ये हो गया आपका टेट्राड अरेंजमेंट। ये बन गए आपके माइक्रोस्पोर्स। तो जो ये 4 सेल्स आई हैं आपके पास, इन्हीं को बोला जाता है माइक्रोपोर्स। ये हो गया आपके माइक्रोस्पोर्स।
ठीक, अब ये जो माइक्रोस्पोर्स हैं इनको हम पोलन ग्रेन्स भी कहते हैं। ठीक है, सो गाइस आई थिंक कि वी शुड स्टॉप द वीडियो हियर ऑल्सो, क्योंकि काफी मजीद लंबी हो जाएगी। तो हमारा जो टारगेट था यहाँ तक का हम यहीं तक कर पाए। तो नेक्स्ट वीडियो में वी विल स्टार्ट विद पोलन ग्रेन एंड आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। सो आप प्लीज इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करना। थैंक यू।